हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। जैसा कि आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा कि सीरीज के क्रम में एक नए प्रकार की सीरीज के प्रश्नों को मैं बताने जा रहा हूं और इस सीरीज का नाम है स्पेशल PYQ सीरीज। यानी कि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आ चुके हैं उनको इस सीरीजों में लिया गया है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और यूपीएसआई कांस्टेबल और होमगार्ड भर्ती जो होने जा रही है उसमें आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इन प्रश्नों को हल करने के बाद इनके जो डिस्क्रिप्शन से और जो नए प्रश्न बनेंगे वो आपको परीक्षा में काफी मदद देंगे, आपकी स्कोरिंग अच्छी करेंगे और सिलेक्शन की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से। बढ़ते हैं इस सीरीज के स्पेशल PYQ सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा AB डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विध के शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है, कॉन्सेप्ट या सिद्धांत नहीं है विध के शासन इसमें डाइसी के द्वारा। तो डाइसी के द्वारा जो है उन्होंने राष्ट्र प्रमुख को कोई स्थान नहीं दिया, ठीक है। तो इसमें जो है डाइसी के द्वारा विध के समक्ष समानता ये था उनके सिद्धांत में, वैधानिक भावना की प्रधानता ये भी था, विध की सर्वोच्चता यानी कानून की सर्वोच्चता ये भी शामिल था। लेकिन ये वाला जो है राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता वो AB डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विध के शासन की अवधारणा या सिद्धांत नहीं है। ये तो ये वाला ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। इसका फुल डिस्क्रिप्शन क्या है देखते हैं कि AB डाइसी विध के शासन के सिद्धांत के संदर्भ में तीन अलग अलग सिद्धांतों विध यानी कानून की सर्वोच्चता, विध के समक्ष समानता तथा वैधानिक भावना की प्रधानता को परिभाषित करता है। तीन सिद्धांतों को परिभाषित करता है। एक तो कानून की सर्वोच्चता, विध के समक्ष समानता तथा वैधानिक भावना की प्रधानता को परिभाषित करता है। राष्ट्र प्रमुख की सर्वोच्चता डाइसी के द्वारा प्रस्तावित विध के शासन की अवधारणा नहीं है। क्लियर है मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? देखिए मित्रों प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली, सरकार की कैसी प्रणाली? संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। यह प्रणाली किस देश के नमूने पर आधारित है? तो यह प्रणाली जो है मित्रों यूनाइटेड किंगडम पर आधारित है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यूनाइटेड किंगडम। ए ऑप्शन सही है। यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है तो देखिए, भारतीय संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान यूनाइटेड किंगडम देश के नमूने पर आधारित है। अब यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया गया है ये देखिए। विध का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैबिनेट प्रणाली इत्यादि यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था? तो बड़ा प्यारा नाम है उनका, नंदलाल बोस। ये तो हमें कृष्ण जी के जो नंद जी हैं उससे याद आता है। उन्होंने भी वहां पर बहुत अच्छा काम किया था और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया कि संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को इन्होंने डिजाइन किया था। तो इसका मित्रों सही ऑप्शन है बी, श्री नंदलाल बोस। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न देखिए ये किन किन परीक्षाओं में आया हुआ है, ये नीचे डेट दी हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या है। शांत निकेतन के कलाकार, अब कहाँ के कलाकार थे? शांत निकेतन के। शांत निकेतन के कलाकार श्री नंदलाल बोस द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों को डिजाइन किया गया था और इसे कलाकृतियों से सजाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत के मूल संविधान को हाथ से लिखा था। अब एक क्वेश्चन ये और तैयार होता है कि भैया एक रायजादा और थे, अब वो रायजादा किस बात के थे कि उनने मूल संविधान को हाथ ही से लिख दिया। भाई रायजादा तो होंगे ही, इनका नाम भी है रायजादा, और रायजादा शब्द भी थोड़ा एडवांस लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, तो इन्होंने एडवांस काम भी किया था कि इन्होंने मूल संविधान को हाथ से ही लिख डाला था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार जो है सबसे पहले मोतीलाल नेहरू ने रखा था, लेकिन वो माना नहीं गया था। इसके बाद एम एन राय द्वारा पेश किया गया था। ये डी ऑप्शन सही होगा मित्रों, एम एन राय। ये यूपीएसआई में आया था शिफ्ट 3rd में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसी वाले प्रश्न का। एम एन राय 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1924 में मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की। इसके पश्चात वर्ष 1934 ईस्वी में एम एन राय ने भारत के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, जिसे मूर्त रूप देने का कार्य पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके पश्चात कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, जो कि 1937 में हुआ था, में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने, अब देखो कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं, स्वराज पार्टी कहां गठित हुई? रांची में। कब गठित हुई? 1934 में। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम की थी, इन्होंने की थी सबसे पहले। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम जो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो वो एक सीधा सा शब्द से ही निकल रहा है कि भाई राजाशाही शासन, ये वाला, ये नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। कौन कौन से हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये है मंत्रिमंडल, ठीक है, सरकार, और उत्तरदायी शासन, ये सब हैं, लेकिन भाई राजाशाही शासन नहीं है अपने देश में। बढ़ते हैं आगे, यही इसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। सरकार का संसदीय स्वरूप लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य विधायिका का मुखिया राष्ट्रपति, भाई राज्य विधायिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। कौन होता है मित्रों? प्रधानमंत्री। और इसमें मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद होता है ना, वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख हैं। राष्ट्रपति जो हैं वो नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख हैं, तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है। किस पर आधारित है? भाई ये देखिए, ये क्वेश्चन एक और तैयार हो रहा है। भारत में संसदीय व्यवस्था का स्वरूप विस्तृत रूप से ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर
भारत में गणतंत्रीय पद्धति को अपनाया गया है, ब्रिटिश में राजशाही शासन है, ठीक है, लेकिन अपने यहाँ कैसा है, लोकतांत्रिक है, ठीक है। अर्थात भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ये निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राज्य का प्रमुख राजा या रानी आनुवंशिक होते हैं। समझ में आ गया होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, तो मित्रों यह स्थापित किया गया था 1937 में। कब स्थापित किया गया था? 1937 में। यूपीएसआई में आया था तीसरी शिफ्ट में, 1937 में। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? इसमें जो न्यायाधीश बने थे, कुल 7 न्यायाधीश बने थे, ठीक है। तो देखिए, भारत का संघीय न्यायालय भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया, ठीक है। अधिनियम था 1935 और स्थापित कब किया गया? 1 अक्टूबर 1937 को। इसमें कुल 7 न्यायाधीशों का प्रावधान था। कितने? 7 न्यायाधीश का। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे, सर मॉरिस गवेयर। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? भाई, अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है कनाडा से। कहां से लिया गया है मित्रों? कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना ये कनाडा से लिया गया है। इसका क्या डिस्क्रिप्शन है देखते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियों की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके अतिरिक्त अर्धसंघात्मक सरकार और सशक्त केंद्र की संकल्पना भी कनाडा के संविधान से ली गई है। अब देखिए संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता ये लिया गया है। कहां से? कहां से लिया गया? अमेरिका से। फिर है प्रस्तावना की भाषा व संवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और सरकार का संसदीय स्वरूप, ये तो एकल नागरिकता व विधि का शासन, ये ब्रिटेन से लिया गया है मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 को। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। ये डिस्क्रिप्शन इसका है। वर्ष 1918 में राज्य सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना तैयार की, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत 1919 के भारत शासन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया। इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक ये खाली जगह दी हुई है और इसके आगे लिखा है के मामले में, ये मामला था यानी 2 पार्टियां होंगी। एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। तो इसमें जो है समता बनाम आंध्र प्रदेश का मुद्दा था। ये समता जो एक एनजीओ था, वो आदिवासियों के अधिकारों को लेकर इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था। तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? समता
ये एनजीओ था। बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। आदिवासी अधिकारों के लिए दक्षिण भारत के एक एनजीओ समता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अवकाश याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में यह निर्णय सुनाया कि आदिवासियों की भूमि और वन भूमि को गैर आदिवासियों या निजी कंपनियों को खनन या औद्योगिक दुनिया के लिए पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है। ऐसे काम केवल आदिवासी या सरकारी उपक्रम ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? बहुत फेमस है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। मार्लेमेंटो सुधार 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को मार्लेमेंटो सुधार, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्लेमेंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका में भी भारतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों को शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया तथा इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया मार्लेमेंटो सुधार में। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो ये मित्रों विशेषता जो ली गई है शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, ये शक्तिशाली केंद्र वाला संघ ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, कनाडा का संविधान। ये सभी प्रश्न देखिए यूपीएसआई में आए हैं, ठीक है। क्या है इसका डिस्क्रिप्शन? भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी फेडरेशन विद स्ट्रांग सेंटर कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब देखो ये तो उससे लिया गया है, ठीक है। शक्तिशाली केंद्र वाला संघ कनाडा से लिया गया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ये बता भी चुके अभी पीछे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ये कहां से ली गई? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ब्रिटेन के संविधान से। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता आदि लिया गया है। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, ये स्टेटमेंट किसने कहा? संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए। संविधान सभा के सदस्य हैं जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो ये कहा था सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने। किसने कहा था मित्रों? सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई? भाई नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी मित्रों। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसका डिस्क्रिप्शन, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। कहां पर हुई थी मित्रों? काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी।
सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा का। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए? तो ये जो है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का जो पद है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत यह हुआ था। अब भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भाई देखो, इसी के कारण वो संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी के कारण जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, जिस दिन अपनाया गया भारतीय संविधान को। तो वो डेट है मित्रों 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर जो तारीख होती है वो संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है अपने भारत में। क्यों? क्योंकि इसी तारीख को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। देखिए, अब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। इसे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। भाई जो अपनाया गया संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395। भाग कितने थे? 22। और अनुसूचियां कितनी थी? 8। अनुसूचियां कितनी थी? 8। तो देखो ये कैसे याद रखोगे? देखो अनुच्छेद ऐसे लिखते हो आ, तो जैसे ही आ लिखोगे तो 3 याद आएगा। भाई अनुच्छेद आ से होता है तो 395 याद आ जाएगा। ठीक है। अब भाग 20 भाग। ठीक है। अब अनुसूचियां में ऐसे आ बनाते हो तो थोड़ा और मिला दो, ऐसे तो हो गया 8। तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। क्लियर है? बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा, अब एक क्वेश्चन याद कर रखने के लिए कहा जाता है हप हरामी। ठीक है, तो हरामी नहीं, रावी। ठीक है, हप हरामी। हप का मतलब हड़प्पा, हरामी हरामी नहीं, रावी। ठीक है, तो हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो मित्रों रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भाई समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य किस रियासत से संबंधित था? तो समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान वर्तमान बंगाल राज्य जो है वो समताता रियासत से संबंधित था। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, समताता। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। कालिदास ने अपने नाटकों को किस भाषा में लिखा? तो ये बेहद सरल प्रश्न आया था। ये संस्कृत भाषा में कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं वो मित्रों सब संस्कृत भाषा में ही लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। ये उसी का डिस्क्रिप्शन है, कोई खास नहीं है। आगे देखते हैं, किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है? भाई स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है किस राजवंश के शासनकाल को? तो एक सीधी सी बात है, गुप्त काल यानी गुप्ता यानी बनिया। गुप्ता लोगों के पास पैसा बहुत होता है, तो उस समय भी भाई स्वर्ण या शास्त्रीय युग किसको कहा गया? गुप्त काल को ही कहा गया। तो क्योंकि गुप्त काल में सोने के सिक्के चलते थे। सिक्के जो थे काय के चलते थे? सोने के चलते थे। इतनी संपन्नता थी अपने देश में। ठीक है, सोने के सिक्के चलते थे। तो आप समझ लीजिए गुप्त काल जो है वो स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है भारतीय इतिहास में।
गुप्त वंश के शासनकाल 240 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व को भारत का स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान भारतीयों ने कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की। तीसरी शताब्दी ईसा के मध्य में गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त तथा अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त थे। ठीक है भाई, संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्ता जी के आगे श्री लगा दो, इन्होंने स्थापना की थी। और अंतिम कौन थे भाई? विष्णु जी के नाम से याद रखो, विष्णुगुप्त। अंतिम थे विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। इत्सिंग एक चीनी यात्री था जिसने शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया। तो ये क्वेश्चन विवादित हो गया था, फिर इसको हटा दिया गया। इसका सही आंसर क्लियर नहीं है। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की वलय प्रणाली सबसे विस्तृत? तो भाई शनि की है, कई वलयों से घिरा हुआ है शनि। ठीक है, तो शनि की, इसका ऑप्शन होगा शनि। शनि शनि ग्रह की वलय प्रणाली हमारे सौरमंडल में सबसे विस्तृत और सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली है। ये वलय, वलय मतलब यही होता है, छल्ला होता है कि जैसे ये बीच में ग्रह होगा और फिर इसके चारों ओर ये ऐसे 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 वलय टाइप के होंगे, ऐसे रिंग टाइप की बनी हुई होगी वलय। ये वलय मुख्यतः बर्फ, धूल और चट्टानों के छोटे छोटे कणों से बने हैं और हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी के अधिकांश लोग जिस महाद्वीप पर रहते हैं वह है भाई, पृथ्वी के अधिकांश लोग जिस महाद्वीप पर रहते हैं वो भाई सीधी सी बात है, एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? एशिया। कौन सा है? एशिया। समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप के रूप में एशिया महाद्वीप में 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 4.4 बिलियन से अधिक लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? भाई माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों? हिमालय में, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। 8,848.86 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के लिए जो प्रयुक्त शब्द होता है, इसका बी ऑप्शन सही है, बांगर। बांगर। अगला प्रश्न, इसका डिस्क्रिप्शन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के रूप में जाना जाता है और यह कंकड़, कंकड़ यानी चूने की गांठ जो होती है, ठीक है, से भरी होती है। बांगर नदी के किनारों के साथ पुराना जलोढ़ है जो बाढ़ के मैदान से ऊंची छतों का निर्माण करता है। उम्मीद है मित्रों ये स्पेशल सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी और ये अब मैं डिफिकल्टी की तरफ इस सीरीज कार्यक्रम को ले जा रहा हूं। जो कैंडिडेट नए हैं वो पहले हमारा सीरीज वाला प्रोग्राम देखे, फिर इसके बाद मैंने एक और सीरीज ज्वाइन की है, उसका नाम है सुपर सीरीज, वो इस समय चल रहा है, वो देखें। और इसके बाद स्पेशल सीरीज ये अवश्य देखें ताकि आपकी तैयारी जो है सरल से कठिन की ओर बढ़ती जाए और आपके प्रश्न अधिकांशतः सही हों और चयन की तरफ आप निरंतर अग्रसर होते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो कि PYQ के रूप में होंगे। इस सीरीज वाले स्पेशल सीरीज कार्यक्रम अलग चलेगा, सुपर सीरीज कार्यक्रम अलग चलेगा। दोनों का लेवल, दोनों चूंकि जो परीक्षाएं बता रहे उसी से संबंधित हैं, लेकिन लेवल के हिसाब से प्रश्न कहां से उठाए जा रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, उसका आइडिया आप लोगों को हो जाए। और इस वीडियो को देखने से आप जब भी फ्री टाइम पे बैठे हों तो इस वीडियो को आप अवश्य देखें। इन वीडियो को देखने से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, रिवीजन होने से आपके दिमाग में स्थायी रूप से सेट हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली सीरीज का नोटिफिकेशन आप तक
पहुंचता रहे। यदि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार तैयारी कर रहा है, चाहे वो यूपीएसआई की हो, चाहे होमगार्ड की हो, चाहे आने वाली भर्ती कांस्टेबल की हो, अगर कर रहा है तो चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।